हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत जल्दी से तरीका बताऊंगा कि थोड़े टाइम में, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में, आप किस तरह से फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ ये मत सोचना कि ये कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन या जो कंपनीज की लिस्ट निकल के आएगी वो ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बेकार कंपनीज होती है ना, वो आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी निकल जाएंगी। तो अगेन, इससे पहले स्टार्ट करें, पहले ही बता रहा हूँ, जो भी लिस्ट आएगी, जो भी डिस्कस करूँगा, सिर्फ नॉलेज पर्पसेस के लिए है। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी यहाँ पे मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, ना मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ सेबी के साथ। तो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो है ना गलत कंपनियाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक क्राइटेरिया बताऊँगा जिसको कंजर्वेटिव रखेंगे हम। और अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है, ये क्राइटेरिया लगाओ, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। कोई भी कंपनी जो इस लिस्ट से बाहर है ना, उसको सोच समझ के हाथ लगाना, जब आपको पूरा पता हो कि आप क्या कर रहे हो। और सिंपल रखेंगे स्क्रीनर को। मैं यहाँ चाहूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, बहुत एडवांस बना सकता हूँ, पर उसका फ़ायदा नहीं रहता। क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखना कि जो आपका स्टॉक सिलेक्शन होता है ना, ये खाना बनाने की तरह होता है। अगर आपको बिल्कुल खाना नहीं बनाना आता तो आप बेड़ा गर्क करोगे, आप खाना जला दोगे या ख़राब कर दोगे बुरी तरीके से, वो खाने लायक ही नहीं रहेगा। पर अगर आप 60-70% खाना बनाना सीख गए ना, तो 70% तक जाने के लिए जो एफर्ट लगती है वो मान लो कुछ है। अब उस खाने को थोड़ा और परफेक्ट करना हो ना, तो दोगुनी मेहनत लगेगी। मतलब आप उतनी ही मेहनत और लगाओगे तो आपके जो पॉइंट्स होंगे ना 100 के स्केल पे, वो 70 से 80 पे पहुंचोगे आप। यानी जितना 0 से 70 जाने में, खाना बनाना सीखने में मेहनत लगती है, वहीं उतनी ही मेहनत आपको 70 से 80 जाने में लगती है। तो हमें ये नहीं करना कि ओवर मेहनत करना है, हमें हमारा रिटर्न जो है वो बेनिफिट चाहिए कि कम से कम एफर्ट डालें पर गलत स्टॉक्स ना सिलेक्ट हो। ठीक है। तो हमें 80% मार्क्स अच्छे लगते हैं कि 80% टाइम्स हमारी जो कंपनीज हैं वो हमने अच्छी सिलेक्ट कर ली। हमें 100% वाले पे नहीं जाना है, क्योंकि 95% स्कोर करने के लिए आपको पूरा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। राइट, आपको फिर हेज फंड मैनेजर या जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजर होते हैं उस तरह का बनना पड़ेगा। आपको पूरी डिग्री लेनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली गलत स्टॉक्स मत सिलेक्ट करो, वो मैं फटाफट स्क्रीनर में आपको बताऊंगा। ठीक है, और लॉजिक भी बताऊंगा साथ के साथ। टर्म्स जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, पर अगर कोई टर्म नहीं समझ में आती कि उसका क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, कमेंट्स में लिखना, मैं उसका डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्री साइट यूज़ कर रहा हूँ, screener.in। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, फ्री अकाउंट है ये। तो फ्री साइट से ही काम करेंगे, आपको कोई पेमेंट कहीं करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। अब स्क्रीन्स पे जाओ। तो स्क्रीन्स पे जब आप जाओगे, यहाँ कुछ अपने आप से स्क्रीन्स बनी हुई आ जाती हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन कर लो, हम अपनी बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है ना, मैं कंडीशंस लिखूंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया मुझे चाहिए। सिर्फ वो कंपनीज लिस्ट होके आएंगी। टोटल अगर 4-5 हज़ार कंपनीज हैं मार्केट में, तो इसमें से अब वो कंपनीज लिस्ट होके आएंगी जो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया मैं क्या लिख रहा हूँ कि पहली चीज़, मुझे जो भी कंपनी चाहिए वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, यानी कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला मैं अब डालता हूँ, जैसे ही मैंने प्राइस टाइप किया ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइस टू अर्निंग सेलेक्ट कर लो, और इसको मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 0, और आगे कंडीशन लगा दी एंड की। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, सिर्फ वो कंपनीज आएंगी जो प्रॉफिटेबल है। पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रॉफिटेबल कौन से साल में है, सिर्फ इस साल में। P/E रेशो जो होती है, वो जो अभी जैसे 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो 2023 में अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, या नॉर्मली ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, पिछले 12 महीने में कंपनी प्रॉफिटेबल है ओवरऑल, ये नहीं कि सारे क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल है, याद रखना इस चीज़ को। मतलब समझो एक एक टर्म का क्या होता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये आपको बता रहा है पिछले साल में कंपनी प्रॉफिटेबल थी कि नहीं ओवरऑल। तो अगर सपोज करो Q1 में प्रॉफिट था, 2 में लॉस था, 3 और 4 में प्रॉफिट था, और ओवरऑल सबको अगर ऐड किया जाए तो नेट प्रॉफिट था, तो वो कंपनी यहाँ लिस्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ से खराब कंपनी जो होगी ना, जो पूरे साल में प्रॉफिट ही नहीं बना पाई, वो निकल जाएगी। तो ये स्क्रीनर बेकार कंपनीज को हटाने के लिए है, ना कि ये कि जो लिस्ट आई उसमें जाके इन्वेस्ट कर दो। वो लिस्ट जो है वो बस बेकार नहीं है, पर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनका बिजनेस मॉडल समझना चाहिए, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको समझना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट को समझना चाहिए, वो सारा कुछ समझना चाहिए। तो ये सिर्फ एक स्क्रीनर ऐसा है कि आप अगर इसको लगाओ और देखो कि कोई कंपनी जिसमें आप लगाने का पैसा सोच रहे थे, जो इतनी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करती, तो उससे तो दूर रहो। ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग हमने यहाँ पे पहली ले ली। अब दूसरा मैं बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा कंपनीज बर्बाद होती हैं, जो सबसे ज़्यादा बैंड बजता है कंपनीज का, वो बचता है उन पे जब लोन बहुत ज़्यादा होता है, कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मंदी आती है, जब रिसेशन आता है, जब कोई भी मार्केट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, कुछ होती है, तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। अब होता क्या, अगर आपका प्रॉफिट गिर के 0 भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। 1-2 साल बाद जब मार्केट कंडीशन ठीक होगी, वो फिर चल पड़ेगी।
पर अगर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले रखा है, यानी डेट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो जो भी बैंक से जहाँ से भी उन्होंने कर्जा लिया है वो तो पूरा इंस्टॉलमेंट मांगेंगे ना। आपकी कमाई हो नहीं रही इस साल में, क्यों? क्योंकि आपके पास पूरी इनकम है नहीं, आपका मंदी चल रही है मार्केट में, आपके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई है, जो भी रीज़न है आपके पास। पर आपको बैंक वाले जो है वो थोड़ी कहेंगे भाई हमारे को इस बार तुम आधा ही लोन चुका देना, इंस्टॉलमेंट हम आधी कर देते हैं। बैंक वाले तो पूरी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे। तो हमें वो कंपनी नहीं चाहिए जिसमें डेट ज़्यादा हो। बिल्कुल जीरो डेट वाली लोगे तो बहुत अच्छी कंपनीज जो है ना वो हाथ से निकल जाती हैं, इसलिए जीरो डेट नहीं करूँगा मैं। यहाँ डेट टू इक्विटी की रेशो हम निकालेंगे, और इस डेट टू इक्विटी रेशो को मैं लिखूंगा 0.2 से कम। यानी डेट जो है वो इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का अपना पैसा कितना है कंपनी में। अगर सपोजिंग शेयर होल्डर्स का अपना कंपनी में 1 लाख रुपए है, तो लोन जो कंपनी पे 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है कि जो आपकी रिजर्व्स हैं, इक्विटी बेसिकली रिजर्व से बनती है ना, तो वो जो रिजर्व्स हैं आपकी वो इनफ हैं आपका लोन चुकाने के लिए। कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी, बंद तो नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो ये हमने सेकंड कंडीशन यहाँ पे लगा दी, डेट टू इक्विटी। अभी अगर इसको हम रन करते हैं क्वेरी को, सिर्फ 2 कंडीशंस की बेसिस पे मैं रन करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि 1471 कंपनीज यहाँ पे लिस्ट होके आ गई। तो इस तरह से ना लिस्ट करते रहा करो कंपनी को, और नीचे जब जाओगे तो इसमें आप और कंडीशंस ऐड करके चला सकते हो। तो अब इसमें मैं तो चलाने के लिए दिखाया है कि किस तरह से हम इसको कम करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम एंड लगाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या होती है, कंपनी की ग्रोथ कैसे पता चलती है, उसके 2 तरीके हैं। तो एक तरीका तो सिंपल है जिसको यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें आपको ये नहीं दिखाई देगा कि एक्चुअली कंपनी ने कितना ग्रो किया। उसमें थोड़ा एनालिस्ट का एस्टिमेट आ जाता है जिसको पेग रेशो बोलते हैं। तो मैं वो बाद में लगाऊंगा, अभी पहले मैं एक एक्चुअल ग्रोथ फिगर लगाऊंगा कि कंपनी की सेल्स ग्रो करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स ग्रोथ। अब सेल्स ग्रोथ जो है वो कितनी चाहिए मुझे, मिनिमम कम से कम 15%। यानी कंपनी की जो सेल्स है वो 15% से ग्रो होनी चाहिए। पर यहाँ सिर्फ ना सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15 ना लगा देना, क्योंकि ये क्या बताएगा पिछले 12 महीने में सेल्स कितनी ग्रो हुई है। अब हो सकता है पिछले 12 महीने में तो 15% ग्रोथ हो, उससे पहले 4 साल जो है कंपनी का बैंड बजाओ, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एंड सेल्स ग्रोथ ओवर 3 ईयर्स, यानी 3 साल का एवरेज कंपाउंडेड ग्रोथ हो तो वो भी 15 से ऊपर होना चाहिए। और अगर ये चीज़ मैं 5 ईयर्स की ले लेता हूँ, यानी 5 ईयर्स की ग्रोथ में अगर ले लेता हूँ, वो भी 15 से ऊपर होना चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ को सिर्फ करंट ईयर में मत लेना, ये लोग बहुत गलती करते हैं। श्रीनर लगाया था हमने तो जी सेल्स ग्रोथ 15 से ऊपर थी। अरे आपको पता है कि इस साल तो पिछले 12 महीने में तो 15% से ऊपर कंपनी ग्रो कर गई। हो सकता है ये एक एक्सेप्शन हो ना कि उससे पहले कंपनी ने कभी ग्रो ही नहीं किया, इस साल बस कर गई, तो वो गलत कंपनी भी लिस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं फटाफट से एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। एक और विंडो यहाँ स्क्रीनर की अब खुली हुई है। यहाँ पे मैं कोई एक कंपनी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम SBI खोल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो सेल्स ग्रोथ है ना, अब हमारा पर्पस क्या है बेसिकली कि हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को चेक करना है। तो अगर आप P&L स्टेटमेंट देखोगे, ये जो रेवेन्यू होता है ये होता है सेल्स। इसकी ग्रोथ जो है मैंने ऑलरेडी वो जो फॉर्मूला लिखा वो इसको बता रहा है। अब ये अगर रेवेन्यू या सेल्स की ग्रोथ अच्छी है तो अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। पर भैया हमारा फाइनली पर्पस तो ये है ना कि ये जो सेल्स ग्रोथ है ये ट्रांसलेट होनी चाहिए प्रॉफिट ग्रोथ में, यानी नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अब यहाँ एक और गलती होती है बहुत बार, मैं वो भी समझा देता हूँ कि नेट प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो सिर्फ डालना भी गलत है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपना प्रॉफिट डबल कर लिया पर मैं शेयर होल्डर को डाइल्यूट करे जा रहा हूँ, डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, मैं और शेयर्स इशू करता रहता हूँ। मेरी कंपनी जो है वो और शेयर इशू करती रहती है। तो पहले जब कंपनी खुली थी आपने शेयर खरीदे उसके, तो सपोज सिर्फ 100 शेयर थे। अगर कोई एक शेयर खरीद रहा है तो वो कंपनी का 1% ओनर हो गया। अगर मैंने 100 शेयर और इशू कर दिए तो क्या होगा, अब 200 शेयर हो गए मार्केट में, यानी जो पहला बंदा जिसने एक शेयर खरीदा था वो 0.5% ओनर रह गया, तो उसकी ओनरशिप गिर रही है। यानी सेल्स बढ़ना अच्छी बात है, पर सिर्फ सेल्स नहीं बढ़नी चाहिए, अर्निंग्स भी बढ़नी चाहिए, बल्कि मोर इंपॉर्टेंटली अर्निंग पर शेयर बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर अर्निंग बढ़ रही है पर शेयर भी डाइल्यूट होते जा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप एज एन इन्वेस्टर तो आप अपनी कंपनी में पकड़ ज़्यादा चाहते हो ना कि मेरे पास जो वैल्यूएशन है कंपनी की, जो मेरी हिस्सेदारी है कंपनी में वो बढ़नी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, इनको समझना होता है। अब बहुत लोग जो है ना, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं, मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं, बाकी जगह भी देखे हैं, वो क्या करेंगे, हाँ देखो अर्निंग जो है ना, अर्निंग्स ग्रोथ है यहाँ पे। अर्निंग्स ग्रोथ से क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर नंबर ऑफ शेयर्स डबल करती है तो आप अर्निंग्स का क्या चार्ट डालोगे, आप तो एज ए शेयर होल्डर डाइल्यूट हो गए ना। तो वहां से पता चल जाता है, क्योंकि अगर कोई शेयर होल्डर्स को डाइल्यूट कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहा है, तो उसकी अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने वो बताना था। यहाँ मैं एंड लगाता हूँ, EPS जो है ग्रोथ
पहले तो अर्निंग पर शेयर जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि प्राइस टू अर्निंग उसी से कैलकुलेट होता है। अब प्राइस टू अर्निंग अगर पॉजिटिव है तो अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव तो हो गया, यानी लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। अब अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ एवरेज हो जाती है ये 3 ईयर्स में कितनी चाहिए हमें। अब देखो सेल्स जो है जल्दी बढ़ती है, सेल्स 15% पे देखी है मैंने, अर्निंग्स पर जो ग्रोथ है वो हम कम से कम यहाँ पे 10% लेके चलेंगे। अब देखते हैं कितने रिजल्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ जो है 5 ईयर्स में भी मैं ग्रेटर देन 10 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ जो है मैं 7 ईयर्स में भी 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इतने सारे कंडीशन लगा दिए, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 121 कंपनीज आ गई यहाँ पे, आप देख रहे हो। अगर बिना किसी कंडीशन के चला देता ना मैं, तो 4-5 हज़ार कंपनीज है यहाँ पे। कंडीशन लगाई, दूसरी कंडीशन लगाई, तीसरी कंडीशन लगाई, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन लगाई है मैंने अभी तक। मैंने सिर्फ यहाँ पे भी प्राइस टू अर्निंग की लगाई है, डेट टू इक्विटी लगाई है, ये सारी सेल्स ग्रोथ की फिगर्स हैं, और ये सारी नीचे वाली जो है ये अर्निंग्स ग्रोथ की, ईपीएस ग्रोथ की फिगर्स हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ। अगर आप बहुत छोटी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में जाओगे तो वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ कि मार्केट कैप जो है मेरे को वो कम से कम 1000 करोड़ का चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अब इस क्वेरी को रन करते हैं। अब देखो 54 कंपनीज हमारे पास निकल के आ गई, तो बहुत छोटी जो कंपनीज थी वो यहाँ से निकल के बाहर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास लिस्ट निकल के आ गई, अब इसमें देखो कुछ कंपनीज जैसे एशियन पेंट। अब बताओ एशियन पेंट खराब कंपनी है क्या? विनती ऑर्गेनिक्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, दीपक नाइट्रेट, आ रही है ना ढंग की कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड। तो ये कंपनीज क्यों अच्छी हैं? क्योंकि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। पहली, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये सारी की सारी कंपनीज में कम से कम 15% की सेल्स ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, 3 साल में, 5 साल में देख लो। और फाइनली सिर्फ सेल्स नहीं ग्रो कर रही, जो इनकी नीचे बॉटम लाइन बनती है, अर्निंग्स एक्चुअल होती है, नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट पर शेयर जो है वो भी आपका ग्रो कर रहा है 10% से। ठीक है, तो कोई कंपनी अगर प्रॉफिट 10% से ज़्यादा बना रही है तो अच्छी बात है। अब इसके आगे जो होता है ना, और फिल्टर करना है कि नहीं करना, वो आपके ऊपर है। तो अगर आपको और है कि मेरे को और सस्ती कंपनी चाहिए, मेरे को वैल्यूएशन और भी सस्ती चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक और डाल सकते हो कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ना वो मुझे लेस देन 2 चाहिए। यानी उस कंपनी की बुक वैल्यू भी अच्छी खासी होनी चाहिए, जितनी उसकी कीमत चुका रहा हूँ कम से कम आधी वैल्यू मुझे बुक वैल्यू में चाहिए। तो आधी नहीं चाहिए, कम से कम 3 से ऊपर तो नहीं होनी चाहिए, 3 से नीचे रहनी चाहिए। इसको डाल लो, अब आपके पास सिर्फ 8 रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। तो अब ये सारी कंपनीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जितना ज़्यादा आप कंडीशंस लगा दोगे ना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए बोला था कि मैं अब यहाँ पे रुक गया था मार्केट कैप के आगे। अब प्राइस टू बुक को आप सपोजिंग 5 तक लेने को तैयार हो, तो अब इस क्वेरी को रन कर लो, अब आपके पास 22 रिजल्ट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इन सारी कंपनीज को आप जाके चेक करोगे ना, तो आपको एक बेसिक चीज़ मिल जाएगी कि इनमें सेल्स ग्रोथ भी है, इनकी अर्निंग्स में भी ग्रोथ होती है, इनके पास जो बिजनेस है वो भी ऑब्वियसली अच्छा है, तभी इनकी ये सब ग्रोथ हो रही है और कंसिस्टेंटली हो रही है। हम 1-2 साल नहीं देख रहे, हम 10-10 साल का, हम 7-7, 6-6 साल का इसका टाइम पीरियड देख रहे हैं कि उतना देर इन्होंने कंटिन्यूसली ग्रो किया है। लोन इनके ऊपर ज़्यादा नहीं है। अब इस चीज़ को ना, ये बेसिक बनाया मैंने, इसको आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से। कैसे? अगर आपको लग रहा है बहुत कम कंपनीज यहाँ निकल के आ रही हैं, डेट टू इक्विटी 0.35 की भी खराब नहीं होती। डेट टू इक्विटी जो होती है वो 0.35 की भी खराब नहीं होती। हमने 0.2 डाल दिया, कंपनी बिल्कुल ही लोन ना ले। अब बिल्कुल ना लोन लेने वाली जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज काफ़ी कम रहती हैं जो कैश रिच होती हैं, पर अगर कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वो तकरीबन थोड़ा बहुत डेट तो लेते ही लेते हैं। तो अब मैं ये सिर्फ एक पैरामीटर चेंज कर देता हूँ, फिर से क्वेरी रन कर देता हूँ। अब मेरी 22 की 35 कंपनीज आ गई यहाँ पे, राइट। तो ये सारा जो है ना आप अपने आप से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, उसको ट्वीक कर सकते हो। पर अब सपोज करो आपने यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं उनको बहुत रिलैक्स कर दिया। आपने डेट टू इक्विटी भी 0.5 तक ले लिया कि चलो 0.5 तक जाने दो। सेल्स ग्रोथ आप कह रहे हो चलो 15 नहीं, मुझे 10% सेल्स ग्रोथ भी चलेगी। ठीक है, 10% कर देते हैं सेल्स ग्रोथ को। और प्रॉफिट जो है चलो 10 नहीं 8% से भी ग्रो अगर कर रहा है ऑन एन एवरेज, तो हमारे को 8 भी चलेगा। ठीक है, और प्राइस टू बुक वैल्यू आपने 5 की 5 रखी है। अब इसको रन करा आपने क्वेरी को, अब देखो 86 कंपनीज निकल के आ गई। अब आपने देखो जो क्राइटेरिया पहले मैंने लगाए थे, मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लगा दिए थे, अब मैंने काफ़ी रिलैक्स कर दिया उनको। तो अब डेफिनेटली ये 86 कंपनीज में जो अच्छी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जानी चाहिए। इससे बाहर की अगर कोई कंपनी अगर आप उठा रहे हो तो उसको इंडिविजुअली एनालाइज करो, उसका कोई रीज़न होना चाहिए आपका इन्वेस्ट करने का। हो सकता है उनका डेट ज़्यादा है, पर आपको पता है कि ये टेम्परेरी चीज़ है, अभी एक्सपेंशन चल रही है इसलिए इन्होंने डेट ले रखा है, नॉर्मली ये कंपनी डेट नहीं लेती। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पे आप देखो कोल इंडिया आ गई, आंध्रा पेपर आ गई, ये वो कंपनीज हैं जो मुझे पता है अपने एनालिसिस से कि अच्छी कंपनीज हैं। ईआईडी पैरी आ गई,
कोरमंडल इंटरनेशनल आ गई, TGV एसरैक आ गई, सेशसाई पेपर आ गई, ये सारी मुझे पता है कंपनी सब, GMDC, HCL टेक्नोलॉजीज, रायलसीमा, इंद्रप्रस्थ गैस, ऑयल इंडिया, कैपलिन, डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो अब यहाँ पे मतलब आप कंपनीज देख सकते हो, मैं एक नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ ताकि एक बार में हम पूरी लिस्ट 2 स्क्रीन में आ जाए पूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज जो यहाँ पे लिस्ट होके आ गई, राइट। अगर इन कंपनीज को आप देखोगे, किसी भी आप जाके एनालिस्ट की रिपोर्ट देखोगे, कुछ भी देखोगे, और आपको ये पता भी होंगी अपने एक्सपीरियंस में कि ये कंपनीज को अंडर वैल्यूड भी माना जाता है, इन कंपनीज को हाई ग्रोथ भी माना जाता है, राइट, क्योंकि इन्होंने ग्रो भी कंसिस्टेंटली किया। तो ये जो स्क्रीनर है ना, ये एक बेसिक स्क्रीनर आपको पता होना चाहिए। लगाने में कितनी देर लगी? हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, हार्डली 10 से 15 मिनट लगे। और अब इसमें अगर आपने यहाँ पे रिलैक्स कर दिया क्राइटेरिया, आप और क्राइटेरिया डाल सकते हो। जो एक और अगर आप डालना है आपको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो भाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है मुझे कम से कम 15% से ऊपर चाहिए। अब इसको रन कर देता हूँ मैं क्वेरी को, अब 66 रिजल्ट्स आ गए। तो ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका ROCE भी अच्छा है, और जो 22 कंपनीज थी, 88 पहले आ रही थी, वो निकल गई इसमें से। तो ये मतलब बहुत ही, इतने क्राइटेरिया अगर आपने लगा लिए ना, ये क्राइटेरिया अगर आपने लगा लिए, तो आप देखो क्या क्या कर रहे हो। आप पहले तो प्रॉफिटेबल कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, जिसका लोन जो है, जो कर्जा है बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आराम से कर्जे को चुका पाएँ, वो कंपनीज ले रहे हो। जिसमें कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ है, उसको ले रहे हो। जिनका कंटिन्यूस जो है अर्निंग्स ग्रोथ है, वो ले रहे हो। अगर कोई कंपनी सोचो ना 7 साल से 8 साल से ग्रो कर रही है सेल्स और अर्निंग्स दोनों को, तो उनका बिजनेस मॉडल सही होगा ना। आपने नहीं भी स्टडी किया हुआ पूरा, पर उनका बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तभी ग्रो कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो है नहीं कि कोई तुक्के से 7-8 साल तक जो है ग्रोथ लाता रहेगा। मार्केट कैप जो आपने 1000 से ऊपर ले लिया, तो आप बिल्कुल माइक्रो कैप्स में नहीं जा रहे, बिल्कुल छोटी कंपनीज में आप जा नहीं रहे। प्राइस टू बुक वैल्यू आपने लेस देन 5 कर ली, ये आपकी वैल्यूएशन में हेल्प करता है। बहुत एक्सपेंसिव कंपनीज आपको मिलेंगी ही नहीं मेरे ख्याल से। तो अगर मैं इसको 4 भी कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा। देखो 5 था, 66 कंपनीज आ रही थी, 4 कर दिया तो 52 कंपनीज आ रही है, तो 52 कंपनीज अभी भी मेरे पास लिस्ट में आ रही है, राइट। क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है ना, जिसका ये सारा पैरामीटर है कि वो प्रॉफिटेबल है और उसकी सेल्स ग्रो कर रही है, सब कुछ हो रही है, उनकी करते करते बुक वैल्यू बन जाती है। अच्छा, इस स्क्रीनर में पहले ही बता दूं, एक इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें कोई भी बैंक या NBFC स्टॉक्स जो फाइनेंस कंपनीज है बेसिकली, वो नहीं लिस्ट होंगी। क्यों नहीं लिस्ट होंगी? इसकी वजह से, डेट टू इक्विटी की वजह से और ROCE की वजह से। क्योंकि फाइनेंस या NBFC कंपनीज में डेट टू इक्विटी जो होता है 1 से ज़्यादा होता है। उनका बिजनेस ही है ना कि वो एक तरफ कर्जा लेते हैं और आगे उस पैसे को लोन पे देते हैं, तो उनका डेट टू इक्विटी लेस देन जो 1 है वो हो नहीं सकता। मतलब हमने तो लेस देन 0.5 डाला है, तो वो तो अब किसी भी बैंक का, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही खोला था मैंने, इसका डेट टू इक्विटी देखो कितना है, 13.9 है। तो डेट टू इक्विटी आपको बैंक या NBFCs जो भी फाइनेंस में डील करने वाली कंपनीज है, उसमें इससे कम नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ वो ध्यान में रखना कि इस फिल्टर में बैंक्स वगैरह नहीं आएंगे। वो कैसे करना है वो भी एक तरीका मैं बता दूंगा, उनको कैसे फिल्टर करना होता है। अगर चाहिए तो कमेंट्स में लिखना, बताऊंगा कि बैंक्स और NBFCs या फाइनेंस कंपनीज जो है उनको अगर सिलेक्ट करना है तो अच्छे वाली को कैसे सिलेक्ट करना है वो बता दूंगा। और दूसरी चीज़ जो इसमें हमने याद रखनी है कि NBFCs और बैंक्स के लिए जो ROCE होता है वो कभी 15 से ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा पैसा कर्जे पे लेते हैं और पूरा कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, तो उनका जो डिनोमिनेटर है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बहुत ह्यूज हो गया ना। उस पर उनका जो रिटर्न होता है वो हार्डली 3% का होता है। जो उनका रिटर्न है बैंक्स का या फाइनेंस कंपनीज का, वो कहाँ से आता है? वो आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3-4% से ऊपर नहीं रहता। अच्छी से अच्छे बैंक का भी लोगे 4.5% हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और 4.5%, 5% भी कहाँ बनता है? जहाँ पे आप, जो आपका करंट सेविंग्स अकाउंट में पैसा है उसको आप आगे लोन कर रहे होते हो। पर सारा पैसा आपका करंट और सेविंग्स अकाउंट से थोड़ी आता है। हर बैंक के पास कुछ पैसा करंट सेविंग्स अकाउंट्स में होता है, वहाँ पे आप जो डिपॉजिटर है उसको देते हो 4%, 3%, और आगे लोन चढ़ा देते हो 11% पे, 10% पे, 9% पे। यानी अच्छा खासा वहाँ कमाई होती है। पर काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके पास जो बाकी डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, जिसपे आप FD पे रिटर्न दे रहे हो, 7-8% आप ऑलरेडी दे रहे हो किसी को, उसको भी तो चढ़ाते हो। तो एवरेज आउट करो तो 4, 4.5, 5% से ऊपर नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं बनता, उतना भी नहीं बनता। क्योंकि आपका सारा पैसा तो आप पहले तो आगे लोन में दे नहीं सकते। RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको जितना डिपॉजिट होता है उसकी रिजर्व्स बनानी पड़ती हैं। सेकेंडली, आपके बैंक के खर्चे भी तो होते हैं चलाने के, आपकी बिल्डिंग है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी बाकी सारे खर्चे हैं, वो खर्चे भी तो आपको करने हैं। और कुछ ना कुछ NPS भी होते हैं जिनके लिए आपको प्रोविजंस बनानी होती हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ROCE 5.2% है, राइट। SBI जैसा बैंक है, 5.2% है इसका। पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, बाकी कंपनीज होती हैं, IT कंपनीज होती हैं, वहाँ ROCE बहुत ज़्यादा हो सकता है, वहाँ 20% से भी ऊपर निकल जाता है, 40% से भी ऊपर मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये क्राइटेरिया जो मैंने बताए, इसमें से 2 क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये फिल्टर बैंक्स को नहीं लिस्ट करेगा, ना फाइनेंस कंपनीज को लिस्ट करेगा। बाकी जो कंपनीज हैं वो आपको अच्छी फिल्टर करके दे देगा। इसलिए आप देखोगे ना ये लिस्ट में
आपको कोई भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी एनबीएफसी या कोई भी जो बैंक है वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक्स का बिजनेस ही बिल्कुल अलग है। उनका तो डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर रहना ही रहना है, और उनका जो आरओसी है वो सिंगल डिजिट में रहेगा, वो डबल डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्विक वीडियो था। मुझे ये ध्यान में आया कि लोग जो हैं गलत गलत कंपनीज में, मतलब न्यूज़ चैनल पे कुछ देख लिया, कहीं पे कुछ सुन लिया, वो लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। और मैं एक सीरियस बात बता रहा हूँ, कभी भी किसी का पोर्टफोलियो देख के ना आप अपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है, अगर सपोज करो किसी ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीद रखे हैं फार्मा सेक्टर में, हो सकता है वो किसी और सेक्टर में सिर्फ इसलिए कंपनी खरीद ले कि उसको डाइवर्सिफिकेशन लानी है, और वो कंपनी उसकी बेस्ट पिक हो भी ना हो, पर वही चीज़ आगे थोड़ी बताएगा। आपको थोड़ी पता लग रहा है, आपको लगेगा इस एनालिस्ट ने ये वाली कंपनी सजेस्ट कर दी। और ये ना एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जिस चीज़ पे आपने अभी रिसेंटली काम किया होता है ना, वो चीज़ आप रिकमेंड कर देते हो। तो आप किसी को भी सुनो, सबका गाइडेंस लो, सबका नॉलेज लो, पर दिमाग अपना लगाओ। पहले जब तक खुद समझ नहीं आता ना, तब तक ये मान लो कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लायक नहीं हूँ। पहले खुद को समझो। अगर ये जो मैंने फ़िल्टर लगाए हैं, अगर मेरी बात सुन के भी यहाँ पे मत इन्वेस्ट करना जब तक आपको समझ ना आए कि हाँ भाई, प्राइस टू अर्निंग का मतलब क्या हो जाता है, कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो क्या कंपनी का प्रॉफिटेबल होना अच्छी बात है? तो हाँ, अगर अच्छी बात है तो आप इसको यूज़ कर लो। डेट टू इक्विटी जो है 0.5 से नीचे है, कंपनी पे कर्जा कम हो, क्या ये अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए? क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डूबेगी नहीं? क्या ये अच्छी बात है? अगर आपको लगता है ये अच्छी बात होती है कंपनी के लिए कि डेट टू इक्विटी जो है उसका कम हो, कर्जा कम हो, डूबने के चांसेस उससे डिक्रीज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को फ़िल्टर को मानो। मतलब अगर इसमें से एक भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही ना, तो इस फ़िल्टर को यूज़ मत करो। मैंने इसीलिए आपको लॉजिकली बताया, जब तक कोई चीज़ समझ ना आए उसको इस्तेमाल मत करो। जब कोई चीज़ लगे कि हाँ, मुझे भी समझ में आ रही है, सीखा मैंने किसी और से, हम सारी दुनिया सीखते किसी और से हैं, पर अगर अपनी समझ भी कहती है कि हाँ, जो ये सिखा रहा है, जो चीज़ बोल रहा है सही लग रहा है, तो उसको यूज़ करो, मतलब नहीं तो यूज़ मत करो। तो ये क्विक सा वीडियो था, ये बेसिक क्राइटेरिया है, फ़िल्टर है। आप मतलब इसको देख के आप ऐसे ही टाइप करके अपना स्क्रीनर बना सकते हो। फ्री वेबसाइट पे सब कुछ फ्री है, और मैंने इस स्क्रीनर की लिमिटेशन भी आपको बता दी कि ये फाइनेंस और एनबीएफसीज़ कंपनीज़ जो हैं, बैंक्स हैं, वो इसमें लिस्ट नहीं होंगे। बाकी सारी कंपनीज़ यहाँ आपको ये बता देंगे, मतलब आपको एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाएगा। और ये नंबर्स जो हैं, इनको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे आप कर सकते हो, क्योंकि सीधी-सी बात है ना, थोड़ा-सा अपना भी समझ लगानी है कि जब बूम में चल रहा है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो हर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देना चाहिए। तो ये 10 को मैं 15 बना दूँगा। डेफ़िनिटली मुझे उस साल में 15 साल की 15% की ग्रोथ चाहिए, राइट? पर अगर पिछले 2-3 साल से अब कोविड आया हुआ था, मार्केट में मंदी चल रही है, तो इसको फ़िल्टर को हम 10 पे लगा के देख लेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल की एवरेज कैसे जाएगी 15% से ऊपर? अच्छी से अच्छी कंपनी में 15% की सेल नहीं ग्रोथ कर पा रही, मार्केट में पूरी मंदी चल रही है। तो जिस तरह की मार्केट कंडीशन है, उसके हिसाब से फ़िल्टर को आप ट्वीक कर लो। अब जैसे आपको पता है कि पिछले 3 साल में स्लोनेस थी मार्केट में, कभी इन्फ्लेशन का डर था, कभी कोविड का डर था, तो मैंने 10 पे लगा दिया फिगर। अगर अब अगले 3 साल जो है मार्केट बहुत तेज़ दौड़ जाएगी, मैं इसी फिगर को 15 कर दूँगा, क्योंकि फिर बूम मार्केट में ऑब्वियसली 15% का रिटर्न जो है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। सेल ग्रोथ उतनी होनी चाहिए, ठीक है? तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्विक वीडियो है। अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसको यूज़ करके बताना कि जो कंपनीज़ लिस्ट होती हैं, एक बार उस लिस्ट को थोड़ा-सा टाइम लगा के देख के रखना कि क्या वो आपको अच्छी कंपनीज़ मिलती हैं कि नहीं मिलती। हो सके तो किसी और वेबसाइट पे जाओ, कहीं भी जाओ, उसकी एनालिस्ट रेटिंग देखो कि जो इस फ़िल्टर से निकल के आती हैं कंपनीज़, वो उनमें से कितनी बेकार कंपनीज़ जो हैं फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और लोगों के साथ शेयर करो, सबका भला करो। एंड मैं ये वीडियोस लेके आता रहूँगा। और कोई स्पेसिफिक आपकी रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ रिक्वेस्ट मिली हुई हैं जहाँ पे कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस मांगा हुआ है, पर उसमें टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि मैंने यहाँ तो एनालाइज़ कर रखा हो तो मैं फटाफट से बता सकता हूँ। आधा-अधूरा एनालिसिस करके कि मेरे को खुद ही समझ नहीं है उस चीज़ की, मैं बताऊँगा नहीं। तो जो ऐसा स्टॉक होता है जो मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, जो मैंने अपने लिए एनालाइज़ किया हुआ था, वो मेरे लिए बनाना वीडियो आसान होता है। पर जो चीज़ मैंने खुद नहीं इन्वेस्ट कर रखा, वो मेरे लिए भी एक लर्निंग हो जाती है। चलो, किसी ने रिकमेंड किया, अब देखते हैं स्टॉक में ऐसा ख़ास क्या है, क्यों रिकमेंड किया जा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।